तुम? दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल किया था क्लास में ऑटम 18, और एक सवाल होमवर्क दिया था स्प्रिंग 19 करना भी था, किया भी होगा, मसले भी होंगे, बहुत ज्यादा मसले हैं। अच्छा चलें देख लेते हैं जी क्या क्या मसले हैं। स्प्रिंग 19 जिन्होंने नहीं किया वो शर्म करें और शर्माते शर्माते पढ़ लें सवाल। स्प्रिंग 19 स्प्रिंग 19 हाँ जी सवाल पढ़ लेते अगर नहीं किया तो। छोटा सा सवाल है। चले पढ़ लिया। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? पार्ट ए में तो नहीं रिक्वायर्ड, क्या वो तो बजटेड प्रॉफिट मांगा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर का सवाल है। और ये पहले भी हम एक दो सवाल कर चुके कि बजटेड सेल्स तक पहुंचना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए से पहुंचना है तो ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी। सवाल में कहीं यूनिट्स हैं? नहीं। तो हमें ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए फार्मूला भी वो सीएस वाला ही लगाना पड़ेगा जो 2019 की सीएस गिवन है 30%। 2020 में भी वही चल जाएगी, क्यों नहीं? वॉल्यूम नहीं, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं और डिफरेंटली चेंज हो रही हैं। सेल प्राइस किसी और तरह चेंज हो रही और वेरिएबल कॉस्ट किसी और तरह चेंज हो रही है, तो हमें नई सीएस निकालनी पड़ेगी। 30% से काम नहीं चलेगा। तो सवाल की प्लानिंग ये हुई कि हमें बनानी तो है बजटेड इनकम स्टेटमेंट। स्प्रिंग 19 पार्ट ए बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और उसके लिए चाहिए सेल्स और कहीं मटेरियल लेबर ओवरहेड्स नाम तो नहीं है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इनफैक्ट कोई सेलिंग एक्सपेंसेस भी उस तरह से नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट्स, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट्स, प्रॉफिट। ये है हमसे रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायर्ड है। और सेल्स बजटेड सेल्स निकालनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो यहां से हिंट मिलता है कि हमें ब्रेक इवन के रास्ते से आना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हमें ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी। बल्कि ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? 20। ये बजटेड सेल्स निकलेगी, यानी ब्रेक इवन सेल को 75% से डिवाइड। तो इसलिए ये ब्रेक इवन सेल निकालने का सवाल था मेनली। और ब्रेक इवन सेल टोटल फिक्स कॉस्ट
और जब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे ही तो वही यहां लिख देंगे, डिवाइडेड बाय CS, टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग 2 CS वर्किंग 3। ये सवाल की प्लानिंग है कि हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, CS रेशियो निकालनी है, ब्रेक इवन सेल निकलेगी, उस ब्रेक इवन सेल से ये बजटेड सेल निकलेगी। और जो पिछले साल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30%, ये CS है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, तो इसी को CS कहते हैं। तो इस 30% से क्यों ना काम चला लें, क्योंकि प्राइसेस 2020 में चेंज हो रही हैं, तो वो 30 रह नहीं जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट, अब टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए ये तो नजर आ रहा है पॉइंट नंबर 3 में कि फिक्स कॉस्ट 8% महंगी होनी है। किससे महंगी होनी है? पिछले साल से। तो पिछले साल की तो इनकम स्टेटमेंट है ही नहीं, वो तो कल वाले सवाल में तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट थी, पिछले साल की तो कोई फिगर ही नहीं है जिनसे हम फिक्स कॉस्ट निकालें। अब फिक्स कॉस्ट, अब देखें ना, ये चीज है जो सीवीपी को मुश्किल बनाती है, लेकिन इसमें पहेलियां जो भी हैं तो यही वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन, इन्हीं के रिलेशन से हैं। और जितने सवाल अब तक किए हैं उन्हीं में जोड़ तोड़ करके हल निकलेंगे। तो फिक्स कॉस्ट अगर नहीं गिवन है तो जो ऊपर आपको 2019 की 3 फिगर्स गिवन है, 2019 की सेल्स गिवन है, CS गिवन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, यहीं से हिंट निकालना है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यहीं से कुछ छुपा हुआ मिले हमें अगर, तो 2019 का जो डाटा है जो कि सिर्फ 3 फिगर्स हैं, वहां से फिक्स कॉस्ट तक कैसे पहुंचे पता नहीं। चलें, जो है वो कैसे कैसे निकला होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकला होगा, बजटेड और ब्रेक इवन से। अच्छा, इसका मतलब है हमें सेल्स पता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, तो वहां से ब्रेक इवन तक पहुंचेंगे। और अगला हिंट, ब्रेक इवन तक पहुंच गए, ब्रेक इवन कैसे निकली होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट से निकली होगी, ये रास्ते मिल गए हमें। तो हमने वर्किंग 2 में पहले 2019 की फिक्स कॉस्ट तक ढूंढना है। 2019 में ब्रेक इवन सेल्स, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था 20, तो इसका मतलब है ब्रेक इवन सेल फिर बजटेड सेल्स का 75% थी। हाँ जी, 120। ये पिछले साल की ब्रेक इवन सेल्स थी। और पिछले साल की ब्रेक इवन सेल कैसे निकली होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया होगा CS से। ये 120 है, ये पता नहीं, और ये 30% है, तो यहां से पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जी 36 मिलियन। ऐसे फिक्स कॉस्ट निकलनी थी। और इसने 2020 में 8% महंगे हो जाना है? नहीं, इसमें तो डेप्रिसिएशन भी है। तो अगर इसमें डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन है 36 का 14.4, तो फिर अदर कितनी थी? 36 में से 14.4 माइनस कर दें, या उसका 40% 60% ले लें। ये 2019 की पहेली सुलझाई है, और 2020 के लिए इसको महंगा कर देंगे और ये इतनी ही रहेगी। इसी में ही आगे चल रहा हूं। 2020 अदर फिक्स कॉस्ट हो जाएंगी महंगी, 21.6, 1.08, 23.33, डेप्रिसिएशन उतनी ही रहेगी 14.4, और एक कैंपेन चलानी हमने, उसके ऊपर 5 खर्च होगा 42.73। तो फिक्स कॉस्ट भी इनकम स्टेटमेंट के फेस यहां से मिल गई, और इस फार्मूले में भी जी बेटे, टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई एतराज परेशानी?
कल वाले सवाल में नई सीएस रेशो निकाली थी और वॉल्यूम चेंज को इग्नोर किया था यहां। अच्छा, वॉल्यूम चेंज को क्यों इग्नोर किया था? क्योंकि मैं पता ही नहीं था कितना वॉल्यूम चेंज है, लेकिन उसके बगैर भी काम चल रहा था। अच्छा, वॉल्यूम चेंज था, हाँ, क्योंकि सेल्स बढ़नी थी, प्रॉफिट बढ़ना था, तो वॉल्यूम चेंज तो था, लेकिन पता नहीं था कितना, इसलिए हमने इसको इग्नोर करके भी काम चला दिया था। इसी तरह इस साल सेल्स बढ़ेंगी या पता नहीं क्यों बढ़ेंगी? सेल प्राइस कम कर दी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही है, तो ब्रेक इवन बढ़ेगा। भाई फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है तो ब्रेक इवन बढ़ेगा, ब्रेक इवन बढ़ेगा तो बजटेड सेल्स भी बढ़ेंगी। लेकिन खैर ये बहुत दूर का रिश्ता हो गया, सेल्स बढ़ रही हो या कम हो रही हो, हमें सीएस रेशो निकालने के लिए हम वॉल्यूम चेंज के मोहताज नहीं है, ये बात है बस, है जी। तो हम लोग पिछली वाली फिगर्स में सिर्फ प्राइस चेंज डाल लें तो काम चल जाएगा। पिछले साल सेल्स कितनी थी? 160। क्या प्राइस चेंज डालें? 5% सस्ती हो जाएगी, 152। वेरिएबल कॉस्ट्स में क्या प्राइस चेंज डाल लें? पहली बात, वेरिएबल कॉस्ट थी कितनी? 160 मिलियन का 70%। ये क्या किया? क्योंकि 30% कंट्रीब्यूशन था तो वेरिएबल कॉस्ट पे 70% थी। इनमें क्या प्राइस चेंज आ रही है? 2 आ रही है। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारी कॉस्ट हो जानी, कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स की वजह से हमारी कॉस्ट 10% हो जानी है कम। लेकिन ये एफिशिएंसी है, कम मटेरियल खराब करेंगे, ज्यादा ध्यान से काम करेंगे। महंगाई अलग है, महंगाई अगले पॉइंट में है। इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट्स कितनी? 108.86। तो सीएस क्या बन जाएगी? 28.38। 150.56 मिलियन। $200.75। अच्छा, यही वाली वेरिएबल कॉस्ट वहां लिख लें, ये ब्रेक इवन। ये कुछ भी नहीं, ये ख्याली फिगर्स हैं, ये ख्याली फिगर्स हैं। हमने पिछले साल की फिगर्स में सिर्फ प्राइस चेंजेस डाली हैं, मकसद था रिवाइज सीएस रेशो निकालना, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। ये 2020 की फिगर्स नहीं है, हमने 2019 की फिगर्स में सिर्फ प्राइस चेंजेस का इंपैक्ट डाला है ताकि नई सीएस रेशो निकाल सके। अदरवाइज ये 108 मिलियन कुछ भी नहीं है, 152 कुछ भी नहीं है। 2020 में इतनी सेल्स होंगी। हमने सिर्फ और सिर्फ नई सीएस रेशो निकालने के लिए 19 की फिगर में प्राइस चेंजेस डाली हैं ताकि रिवाइज सीएस रेशो निकले। बस इसका मकसद इतना ही था, बस खत्म हो गया इसका मकसद। यहां पर ये कौन सी सेल्स हैं? ये क्या है? 2020 की बजटेड है, तो 2020 की वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें? सीएस रेशो से, क्योंकि हमें यह पता है कि इतनी सेल्स पे हम लोग कंट्रीब्यूशन कितना कमाएंगे? 28.38%। 56.97। अब इसको बैलेंस कर ले, 143.78 और नेट प्रॉफिट 14.24। अच्छा, ये टेस्ट खत्म करते हैं, बस रहने देते हैं टेस्ट, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा टेस्ट देने में।
मतलब ये 1/4 लोगों ने टेस्ट दिया और ये बाकियों ने मान लिया कि हम 4 में से 3 हैं। हर 4 में से 1 ने टेस्ट दिया। मिनाहिल नवाब, अरीज सलीम, तहरीन, समिया अरशद, कुरतुल ऐन। ये क्या गर्ल्स ओनली टेस्ट था? मेरे ख्याल से फातिमा हक 26 आउट ऑफ 26। चलो ठीक है भाई, शाबाश। ये दोनों सी साहब के सवाल थे। चलो शाबाश। ठीक, पार्ट बी, कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ये क्या है? यूनिट तो है ही नहीं, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालें? अब ये पहली दोबारा पूछा है, सेल्स वॉल्यूम में कितना इंक्रीज, यानी वॉल्यूम चेंज कितना है। तो जब यूनिट्स ही नहीं है तो वॉल्यूम चेंज कैसे निकालें? रेवेन्यू का डिफरेंस लेने, वॉल्यूम चेंज यानी यूनिट्स में कितने परसेंट इंक्रीज आई। अच्छा मैं ना अब ये तो खैर पार्ट बी कर रहा हूं, ये तो ये एक इक्वेशन बनाऊंगा और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। एक सवाल और करूंगा सीवीपी का, फिर मेरी तरफ से सीवीपी फाइनल है। आखिरी ग्रिड स्टार्ट किया था हमने और उस आखिरी ग्रिड में है 3 चैप्टर, सीवीपी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट आसान है। एक उसका छोटा सा पोर्शन है जिसमें मुश्किल सवाल है, अगर उसमें से आया तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर उस पोर्शन के बगैर आया तो वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट आसान है। और मैंने आखिर में वही करना है, आप खुश खुश कर जाए ताकि इस ग्रिड में से 40 नंबर तक आना है। और सीवीपी का एक सवाल लास्ट टाइम नहीं आया तो इस दफा चांस है। 8-9 नंबर का सवाल भी हो सकता है और अगर एग्जामिनर का दिल किया तो ये 15-16 नंबर का भी सवाल हो सकता है। इस चैप्टर में मुश्किलें क्या क्या आई है तो सब स्ट्रेट फार्मूले, लेकिन मुश्किल क्या आई? पहेलियां, मुश्किल पहेलियां हैं। जैसे इस सवाल के अंदर ये आपको ये बात नहीं पता कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें या ब्रेक इवन का फार्मूला क्या है। स्ट्रेट फार्मूले हैं, लेकिन मुश्किल आती है अब जैसे खास तौर पे पार्ट बी करने लगा हूं तो पार्ट बी बेशक 2 नंबर है, लेकिन जब सवाल में कहीं यूनिट्स ही नहीं है तो फिर हम वॉल्यूम की इंक्रीज कैसे निकाल सकते हैं। इस किस्म के पहेलियों का बेटे मेरे पास ना 2 हल थे। एक हल ये कर सकता था जो कि किया कि इस चैप्टर को मैंने स्ट्रक्चर कर दिया, मैंने 4 हिस्से बांटे, चैप्टर के 4 हिस्से बांटे, बहुत स्ट्रक्चर्ड करके पढ़ाया। फिर उसके बाद हर सवाल को सॉल्व करते हुए उसको प्लान करके दिया, सारी चीजें समझाई। लेकिन इसमें ना आपको गिरफ्त तभी आएगी जब आप इन्हीं सवालों को दोबारा खुद सॉल्व करेंगे। डरते रहेंगे तो गए नंबर। अगर इसमें वाकई ग्रिप करनी है तो उसका प्रैक्टिस के अलावा इन्हीं सवालों की, इन्हीं को दोबारा करें, इन्हीं को दोबारा करें और याददाश्त की बेस पे ना करें क्या आंसर था, याद आ गया मुझे आंसर था, फिर वो फायदा नहीं है। इन्हीं सवालों को दोबारा करें और अगर सॉल्व करते हुए आपको बेशक याद आ भी रहा हो ना कि हाँ इसमें हमने ये रिवाइज सीएस ऐसे निकालनी है, कोई बात नहीं, क्यों ऐसे निकालनी है वो अपने आप को बताएं। क्यों निकाली ऐसे सीएस हमने, रिवाइज सीएस निकाली क्यों है, 30% क्यों नहीं ले ली? क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही थी। और वॉल्यूम चेंज के बगैर भी कैसे निकाल ली? क्योंकि वॉल्यूम कम ज्यादा का सीएस पे फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात अपने आप को दोबारा दोहराएं तो सीवीपी पे बेटे ऐसी ही ग्रिप बनेगी। और अगर बिल्कुल कमजोर दिल लोग, कुछ समझ नहीं आ रही, तो सीवीपी का सवाल पहचान लें, बस फिक्स कॉस्ट निकाल दें, जो जो निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, सीएस रेशियो निकाल आए पेपर के अंदर। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो कुछ ना कुछ वेटेड एवरेज निकाला है। तो सीवीपी में ग्रिप तो प्रैक्टिस से ही बनेगी। मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा सकता था, पढ़ा दिया, सवाल कराते हुए समझा दिया। जब आपने इन्हीं सवालों को रिपीट किया होगा ना तो अब जैसे मैं पार्ट बी करने लगा, करता हूं, पार्ट बी करता हूं। हमें वॉल्यूम चेंज के लिए या तो यह बताया होता ना कि 2019 में 7 मिलियन यूनिट्स बेचे थे, 2020 में हम 10 मिलियन यूनिट्स बेचेंगे, तो ठीक है ग्रोथ निकाल लेते। यूनिट्स तो बताए ही नहीं है, तो अब हमें इसके लिए
कोई और रास्ता ढूंढना है। वॉल्यूम की इंक्रीज, वॉल्यूम की चेंज कहीं आज तक किसी फिगर को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किए कि इतने % वॉल्यूम बढ़ जाएगा? आज तक कभी कुछ नहीं किया हमने इसका इस्तेमाल। एक साल की फिगर्स पता है, अगले साल की फिगर्स तक कैसे पहुंचते हैं? अगर वो वेरिएबल फिगर्स हैं तो प्राइस चेंज भी डाल लेते हैं और वॉल्यूम चेंज भी डाल लेते हैं। चलो मिसाल के तौर पे सेल्स हैं, तो एक साल की टोटल सेल्स, प्राइस चेंज भी तो करते हैं ना वॉल्यूम चेंज का इस्तेमाल। तो हमारे पास पिछले साल की सेल्स भी हैं, बजटेड भी है। पिछले साल की सेल्स यानी 2019 की सेल्स में हमने प्राइस चेंज भी डालनी थी, वॉल्यूम चेंज भी डालना था, तो 2020 की सेल आ जानी थी। ये जिंदगी में नहीं कि पहले कभी काम किया है। यहां से हिंट क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि वॉल्यूम चेंज पूछा है। अब उस वक्त दिमाग में ये सोचे कि वॉल्यूम चेंज निकालने के लिए तो यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स तो है ही कहीं नहीं। तो वॉल्यूम चेंज अगर हम निकाल नहीं पा रहे, जैसे फिक्स कॉस्ट का डाटा था कई सवाल में? नहीं था ना, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो चाहिए थी। तो फिक्स कॉस्ट तो असल में टोटल करके ही निकलनी थी, नहीं है फिक्स कॉस्ट। तो अब हम देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट का हमने कहां कहां यूज किया होता है, ब्रेक इवन के फार्मूले में यूज किया होता है, वहां से हमने रिवर्स चल के फिक्स कॉस्ट निकाली है। तो वॉल्यूम चेंज अगर हमें यूनिट्स दिए होते कि 19 में इतने थे, 20 में इतने हैं, तो इंक्रीज निकल आती, नहीं है यूनिट्स। तो फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा वॉल्यूम चेंज का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, तो यही करते हैं। ये फिगर भी है, प्राइस चेंज भी है, वॉल्यूम चेंज पता नहीं, जो भी होनी थी हमने 1+ करना था ना। यानी अगर वॉल्यूम चेंज 15% होना था तो हमने 1.15 करना था, पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इसका आंसर ये बनता है। अब यहां से ये ग्रोथ निकल आएगा जी, 32.07%। अब ये 2 नंबर की पहेली थी। जब आपने इन्हीं सवालों को रिपीट किया होगा ना, टोटल कितने सवाल का है, 8-10 सवाल बोर्ड पे किए होंगे। इन्हीं सवालों को जब रिपीट किया होगा ना, और फरवरी में फिर दोबारा से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैंने आपको यही नसीहत की थी कि आप इस आखिरी महीने को अच्छा ढंग से गुजार लेना, इन्हीं को पक्का तैयार कर लें, तो फरवरी अच्छा गुजर जाएगा। अब इस सीवीपी के टेस्ट के लिए कोशिश आप करें कि सारे सवाल दोबारा करें, फरवरी में फिर कोशिश करें कि आखिरी ग्रेड के सवाल फिर सारे दोबारा करें। और जब आपने 2-4 दफा सवाल किए होंगे तो मेमोरी में कहीं ना कहीं मुख्तलिफ पहेलियां सॉल्व करने के एक्शन होंगे। पेपर में कोई पहेली बनेगी, मेमोरी दौड़ाएं कि कहां कहां इस चैप्टर में हमने किसके सवाल में क्या किया हुआ था, हिंट मिल जाएंगे। क्योंकि सीवीपी के अंदर अगर पहेलियों का सवाल होगा तो केमिस्ट्री के फार्मूले थोड़ी पूछे होंगे तो इन्हीं में से ही कुछ। तो सीवीपी पे ग्रिप करनी है तो बेटा इन्हीं सवालों को दोबारा करना पड़ेगा। स्प्रिंग 19 डन। अच्छा, अब ये चूंकि ये आज वाली क्लास वो गुलबर्ग वालों से भी शेयर कर रहा हूं, तो कल ना मैं यहां हेडिंग दे चुका था, आपको नहीं बताई थी, तो इसलिए दोबारा दे रहा हूं हेडिंग। ये गुलबर्ग वाले बच्चों से बात कर रहा हूं। इस चैप्टर के मैंने 4 हिस्से बांटे थे शुरू में, तो अब चौथे हिस्से की हेडिंग दे लें, इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन एक्शंस या डिसीजंस। और ये हिस्सा मैंने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि वो सवाल जो ये तो आइडिया हो रहा है कि इस चैप्टर के हैं, लेकिन मैं उनको पहले 3 हिस्सों में फिट नहीं कर सकता था, ये मैंने उनके लिए ग्रुप बना दी। सवालों से बहरहाल आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर के सवाल है उसके लिए मैंने चौथे हिस्से की हेडिंग बना दी। तो ये गुलबर्ग वालों को कह रहा हूं, ये हेडिंग दे लें। अब हम इसका सवाल देखते हैं। अच्छा, इसका ना एक छोटा सा सवाल मैंने कल जीटी में करा दिया था, वो मैं आपको कल गुलबर्ग में अलग से बता दूंगा। एक छोटा सा सवाल इसका मैं कल यहां हेडिंग देके करा चुका था, और आप लोग वैसे भी मरने वाले होते घड़ी देख के। ऑटम 22 किया था। ये नोट कर लीजिए। कल से इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का चैप्टर शुरू करूंगा। लर्निंग कर्व उसी में ही होना था इस्तेमाल।
अच्छा, क्लास में मैं एक बड़ा सवाल सॉल्व करने लगा हूं और एक आसान सा छोटा सा जबानी सवाल, वो हस्बे तौफीक किसी ने कभी करना हो तो कर लेना, वरना जबानी ही करा के छोड़ रहा हूं। इस चैप्टर में मैंने नहीं डाला था शायद, इतना फालतू लगा कि मैंने चैप्टर में भी नहीं डाला इसको। हाँ, नहीं डाला। आप आइएगा इस बुक में, आखिर में मैंने चैप्टर बनाया हुआ आई कैप पास्ट पेपर्स के नाम से, चैप्टर 13 नहीं 14 बनाया हुआ है। ये नई बुक है, इसमें पेज 395 पे चैप्टर 14 बनाया हुआ है। इसके पहले पेज पे आए ना, चैप्टर 14 के पहले पेज पे आइए। इसकी फजाइल भी बता दूं मैंने क्या क्या मेहनत की हुई आपके लिए। हाँ जी, पहुंचे? चैप्टर 14 के पहले पेज पे आए, पहुंच गए? ये आपको 2-3 पेजेस पे ये टेबल बने नजर आ रहे हैं, है ना? ये मैंने ना किया ये हुआ है कि ऑटम 2009 से शुरू किया है और ये बुक अभी चूंकि अपडेट की है तो ये स्प्रिंग 24 तक की हुई है। इसमें मैंने हर अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के नंबर, और मैंने वो क्वेश्चन अपनी बुक में किस चैप्टर में डाला हुआ है वो 7 चैप्टर मेंशन कर दिया, नजर आ रहा है? और जो बिल्कुल ग्रे खाली डब्बे नजर आ रहे हैं, उस नहीं ग्रे खाली डब्बा, उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन था ही नहीं। यानी आपको ये स्प्रिंग 11 इस चैप्टर के पहले पेज पे स्प्रिंग 11 क्या नजर आ रहा है इसमें? बस 6 सवाल थे, 7 8 9 था ही नहीं। फिर मैंने ग्रे करके तो कहीं ओएस भी लिखा हुआ, ये क्या है? ये तब पेपर में था लेकिन अब आपके वो सिलेबस का नहीं है तो उसको मैंने आपके लिए रेलेवेंट नहीं था, निकाल दिया। अच्छा, अब ना इसके अलावा नहीं सॉरी, इन सारे सवालों में मैंने चैप्टर्स के नंबर बता दिए कि मैंने किस किस चैप्टर में कौन कौन सा सवाल डाल दिया हुआ है। ये 5 पेपर का पूरा ट्रैक बन गया। कुछ ऐसे पुराने सवाल थे जो इतने को पसंद नहीं आए मुझे, यानी इतने को खास नहीं थे। अगर आपने पिछले 5-6 साल जो कि हम सारे कर रहे हैं सवाल पूरे किए हैं, वो बहुत पुराने सवाल भी थे, वो मैंने किताब से निकालने की बजाय एंड पे कूड़ा फेंक दिया। ये मैंने ना इस चैप्टर के अंदर वो सवाल अटेम्प्ट वाइज डाल दिए जो मैंने ऊपर चैप्टर्स में नहीं लिए हुए। जैसे स्प्रिंग 10, ये 4 पेजेस पलट के आगे आए, स्प्रिंग 10 नजर आया? कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? 5, बाकी 4 किधर गए? वो मैंने पीछे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कवर किए हुए हैं, 5 6 बस। इसी तरह ऑटम 10, अगले पेज देखें, 5 तो बाकी। तो ये एंड पे कुछ पुराने पेपर्स के भी फालतू सवाल हैं। किसी ने बहुत ही जबरदस्त चला और सारी बुक 4-4 दफा कर ली हो और वो गए कि मैं ये भी करना चाहता हूं, तो मैंने इसलिए वो एंड पे इस चैप्टर में फेंक दिए हुए। तो इनमें पेजेस पलटते पलटते आप ऑटम 14 तक पहुंचे। हाँ जी, ऑटम 14 पहुंच गए। ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पढ़ लें सवाल। ये मैं जबानी पढ़ा रहा हूं, ये वाला सवाल पढ़ लें आप।
सवाल कहा था पढ़ने को यार? सबको कहा था, एनएक वाले भी, बगैर एनएक वाले भी, सबको कहा था। हाँ जी, अगर वाकई पढ़ा है तो ये कुछ कुछ शक्ल से स्प्रिंग 19 जैसा दिख रहा है अभी जो डिस्कस किया है। पार्ट ए, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट अंडर करंट सिनेरियो। ये क्या है जी? जो ऊपर गिवन है उस टूटी फूटी से पहली सॉल्व करके इनकम स्टेटमेंट निकालनी है। बजटेड सेल्स कैसे, ब्रेक इवन से टोटल सेल्स कैसे निकलेंगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेंगी, कंट्रीब्यूशन से, माइनस फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, ब्रेक इवन से। अभी किया था पार्ट ए, एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बन गई। प्रपोज्ड सिनेरियो की भी कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बना दे। ये क्या है? AIL इज प्लानिंग टू इंक्रीज और फॉलोइंग एक्शंस लेने को सोच रहा है, तो वो चीजें चेंज करके इनकम स्टेटमेंट बना दी। ये पार्ट ए। और जब इनकम स्टेटमेंट बना दी तो पार्ट बी, उस इनकम स्टेटमेंट को देख के ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना। तो इसको मैं इस हेडिंग में इसलिए लिख रहा हूं कि मैनेजमेंट ने ये किया है, अब देखें इनकम स्टेटमेंट क्या बनेगी, तो उसको मैंने इस हेडिंग में रख लिया। तो ऑटम 14 किसी ने अगर करना हो हस्बे तौफीक कर लेना, कुछ पूछना हो तो बेशक पूछ लेना। अभी वैसे ही इसी तरह का ही है, करना हो किसी ने बेशक कर लेना। डन हो गया मेरी तरफ से? डन। चलें अब आप सीवीपी वाले चैप्टर में आ जाएं और एक बड़ा सवाल बोर्ड पे करते हैं। ऑटम 17 खोल लें। ऑटम 17, डिजिटल इंडस्ट्रीज। डिजिटल इंडस्ट्रीज इसमें एक ग्रोथ रेट वाला पॉइंट बहुत मजे का है, इसकी वजह से बोर्ड पे खुद ही करा रहा हूं। बड़ी मजे की पहेली बनाई थी उसने। डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑटम 17। अच्छे तरीके से पढ़ना, पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ने को कहा था, पढ़ लिया। कैसे पता, इस टॉपिक का सवाल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सवाल में, और रिक्वायर्ड है कंप्यूट दी प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी बजटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ अबव मेजर्स। यानी हमने जो जो एक्शन लेने का सोचा है उसकी बेस पे बजटेड सेल्स रिक्वायर्ड है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड। यानी हमें अगले साल, अच्छा पिछले साल का मेंशन किया हुआ, हाँ 2017 गुजरा है साल, और हमें 2018 का बजटेड सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो इस चैप्टर का सवाल है, और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि मैंने इसको इस चौथे हिस्से में डाला है। बजटेड सेल्स निकालनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, बस सिर्फ ये चौथा हिस्सा मैंने बनाया ये समझाने के लिए था कि सवाल वाला आपको ये कह सकता है कि ये काम हम करना चाह रहे हैं, तो बताएं क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने ये चौथा हिस्सा बनाया, वरना ये इतना टची ना होना इस चौथे हिस्से के ऊपर। ब्रेक इवन निकालना है, क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो ये ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का सवाल है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें 2018 की बजटेड सेल्स निकालनी है और ब्रेक इवन सेल्स भी निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अब इस सवाल की प्लानिंग करते हैं। अभी तक सवालों में पहेलियों के तौर पे बजटेड सेल्स हम कैसे निकालते आए, एक दो सवालों में किया ऐसा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रास्ते से ब्रेक इवन निकालते थे, बजटेड सेल्स तक आ जाते थे। तो अब तो हमें ब्रेक इवन खुद करनी है कैलकुलेट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी खुद करना है कैलकुलेट। तो इसलिए बजटेड सेल्स निकालने का वो पहेलियों वाला रास्ता तो नहीं चलेगा। अभी पिछले जो एक दो सवाल गुजरे हैं उसमें हम बजटेड सेल्स तक ऐसे भी पहुंचे थे कि ब्रेक इवन सेल, अभी स्प्रिंग 19 किया था, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज किया था। इस सवाल में वो रास्ता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने खुद कैलकुलेट करना है। तो बजटेड सेल्स का फिर हमें वाहिद रास्ता बचा, एक साल की इंफॉर्मेशन है, अगले साल तक जाना है, उसमें चेंजेस डालनी पड़ेंगे। तो बजटेड सेल्स निकालने के लिए इस सवाल में हमारे पास वाहिद रास्ता यही बच रहा है, जो इसका नॉर्मल रास्ता है। बजटेड सेल्स निकालने का जो नॉर्मल रास्ता है वो यही है। क्या? पिछले साल की सेल्स, प्राइस चेंज, वॉल्यूम चेंज। पिछले साल की सेल्स किधर है? जी 89.6 मिलियन, 89.6 मिलियन। ये 2017 की सेल्स हैं। इनमें प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज डालनी है। प्राइस चेंज के बारे में क्या उम्मीद है? जी पॉइंट नंबर 2, हाँ जी 2% कम करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कुछ बच्चों को और वो बच्चे भी घबराते ज्यादा हैं, मैंने इंटेंशनली ये पहले एक दो पैराग्राफ्स की अंग्रेजी नहीं समझाई आपको, खुद पढ़ के समझा करें। हाँ, जब मैं इनका इस्तेमाल करूंगा बिल्कुल समझाने लगा हूं। पहले सिर्फ सेल प्राइस की बात कर रहा हूं। सेल प्राइस कितनी कम करनी है, बढ़ानी है? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इसको 2% रिड्यूस करना पड़ेगा। जी, तो 2% रिड्यूस करना पड़ेगा, 0.98। और क्या डालना है इसमें? क्वांटिटी चेंज। कितनी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी निकालनी पड़ेगी। 20% नहीं है। अब मैं आपको ना ये दोनों पैराग्राफ की अंग्रेजी समझाता हूं। पहले पैराग्राफ में 2017 का डाटा दिया है, जो गुजरा हुआ साल है। 2017 में सेल हुई थी 89.6 मिलियन, जो कि ब्रेक इवन से भी कम थी। कैसे पता ब्रेक इवन से कम थी? पहली बात, लॉस हुआ ही तब था जब ब्रेक इवन से कम थी। दूसरा, वो कह तो रहा है विच वॉज 80% ऑफ ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल्स 2017 में ब्रेक इवन से कम थी। 2017 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बता दिया, 2017 की वेरिएबल कॉस्ट के टुकड़े बता दिए, फुल स्टॉप। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज? दूसरा पैराग्राफ, डायरेक्टर साहब सोच रहे हैं, कल भी उन्होंने वैसे बेकार बात की थी डायरेक्टर साहब ने, डायरेक्टर साहब ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो सेल प्राइस तो हम बढ़ा नहीं सकेंगे। हाँ, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जो एग्जिस्टिंग प्लांट है ये तो ऑलरेडी बहुत बुरा हो गया हुआ है, हमें इसको चेंज करके नया प्लांट लाना पड़ेगा। ये दूसरे पैराग्राफ की कहानी का मतलब। दूसरे पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज? ये जो दूसरे पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है ना, इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि अगर इस रूम के अंदर 100 चेयर्स हैं
तो इस रूम की कैपेसिटी कितनी है? 100 चेयर्स, लेकिन 30 चेयर्स टूटी हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं। तो कैपेसिटी तो 100% है, 100 चेयर्स, लेकिन इसमें एडमिशन सिर्फ कितना हो सकता है? 70। ये इस पॉइंट का मतलब है कि सिंस द प्लांट इज क्वाइट ओल्ड, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ 50%। यानी अगर एग्जिस्टिंग प्लांट में 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, तो प्लांट खराब हो रहा है, तो उससे हम 70 यूनिट से ज्यादा बना नहीं सकते। ये सेंटेंस देखें, अंग्रेजी पढ़ के यही समझ आ रहा है जो कहा है। दूसरा पैराग्राफ, ओके। अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग प्लान। पॉइंट नंबर 1, हमने नया प्लांट लाना है पुराने की जगह, और आगे फिर उस नए पुराने की थोड़ी सी कहानी है। फिर उससे जो अगला पैराग्राफ है उसमें मटेरियल के बारे में और लेबर के बारे में कुछ कहानियां हैं, और जो उससे अगला पैराग्राफ है उसमें पुराने प्लांट की डिटेल बताई हुई है। अब आपसे मैं ये रिक्वायर कर रहा हूं, कर गया तो क्लिक 2 मिनट में कर लेंगे, नहीं तो चलो 3-4 मिनट ले लें। आपसे मैं रिक्वायर कर रहा हूं, कोशिश सारे करें कि जब हम नया प्लांट ले आएंगे तो उससे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे। फर्ज कर लें 30% ज्यादा, तो इंटू 1.3, तो कितने परसेंट ज्यादा कर लेंगे ढूंढे। पॉइंट नंबर 1 और ऊपर दूसरा पैराग्राफ, यहां से कहीं कुछ पहेलियां निकालनी है। दूसरा पैराग्राफ और पॉइंट नंबर 1 का पहला पैराग्राफ, इन दोनों पे गौर करें। और मैंने पूछा है आपसे कि 2018 में प्रोडक्शन कितनी ग्रो कर जाएगी। कितनी? कितने? कितनी? 1 पॉइंट। हाँ भाई, एफर्ट्स डन। अच्छा, जब तक आप कुछ भी फिगर्स लिखेंगे नहीं ना, आपसे कुछ कैलकुलेट नहीं होगा। जबानी सोचते रहेंगे तो नहीं होगा काम। जो टेढ़ी मेरी फिगर जैसे समझ आ रही है, कुछ ना कुछ कुछ डायग्राम बना के देखें, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें। जबानी सोचते रहेंगे तो जबानी सोचते रहेंगे। कोई आड़ी तिरछी लाइनें लगा के देखें कुछ।
चलें ठीक है जी, डन। जो पुराना प्लांट था पुराने प्लांट की जो कैपेसिटी थी, जितनी भी इसकी कैपेसिटी थी, हम सिर्फ इतनी प्रोडक्शन करते थे। यानी पुराने प्लांट की कैपेसिटी 100 थी ना, तो हम इतनी प्रोडक्शन करते थे। नए प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी? पुराने से 20 ज्यादा, 20% मोर देन एग्जिस्टिंग प्लांट की क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी उसकी जो पूरी कैपेसिटी है उससे ये ज्यादा कैपेसिटी वाला प्लांट। यानी अगर पुराने से 100 यूनिट्स बना सकते थे तो इससे, लेकिन हमने इस पूरे प्लांट की कैपेसिटी को यूज करने का नहीं प्लान किया। कितना प्लान किया है? 85% ऑफ दिस। अब मैं चूंकि ये सारी बातें इसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं, देखिए मैंने सारी डिस्कशन में ना बेस इसको लिया है कि अगर पुराने में 100 यूनिट्स बन सकते हैं तो अभी कितने बनाते हैं? नए में कितने बना सकते होंगे? लेकिन हम बनाएंगे कितने? 120 का 85%, कितना? 102। हम इतने बनाएंगे तो 70 से 102 पे चले जाएंगे तो कितनी ग्रोथ बनेगी? %45.71 हम ग्रो कर जाएंगे। इतने यूनिट्स अभी बनाते हैं, उससे हम 102 यूनिट्स बनाएंगे। देखिए ये जो 85% है ना, वो इसका 85% है। और मैं इस वक्त सारे डिस्कशन को बेस इसको 100 रख के कर रहा हूं। इसको 100 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन पैराग्राफ में डिस्कशन की बेस इसकी कैपेसिटी को ही बनाया हुआ है। पिछले साल प्रोडक्शन कितनी थी? 70% किसका? पुराने प्लांट की टोटल कैपेसिटी का। नए प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी? 20% ज्यादा। किससे ज्यादा? तो ये सारी अंग्रेजी की डिस्कशन इसी को बेस बना के हो रही है ना, यानी इस यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। पुराने प्लांट की कैपेसिटी के ही बारे में दोनों बातें हुई हैं, तो मैंने पुराने प्लांट की कैपेसिटी को 100 यूनिट्स कह दिया। तो हम लोग अभी बनाया करते हैं 70 यूनिट्स, नए की कैपेसिटी 120 यूनिट्स की होगी, लेकिन हम उनका 85% यानी 102 यूनिट्स बनाएंगे। तो 70 यूनिट से 102 यूनिट्स तक जाएंगे तो हम इतना ग्रो कर जाएंगे। तो बजटेड सेल्स हो गई 89.27, ये हो गई बजटेड सेल्स है। ये क्या भाई? 127.95, 127.95। एक ये इसमें अच्छा पॉइंट था। आप अंग्रेजी पॉइंट 1 की फिर तसल्ली से देख लें जी। दोबारा किसे? सही है तो नहीं सही है। अच्छा ये मैंने तो इधर कोने में करके दिखाया था, चलो बाकी भी देख लें। पिछले साल की सेल्स थी इतनी,
ये 70% ऑफ कैपेसिटी थी, अगर फुल कैपेसिटी होती तो इतनी होती। कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, लेकिन हमने इतनी बड़ी कैपेसिटी का क्या करना है, हमने ये करना है। इसका आंसर क्या बना? $130.5। तो 89.6 से यहां तक पहुंच जाएंगी तो ये कितनी बढ़ रही होंगी? तो ठीक, बजटेड सेल्स डन। अगली चीज क्या पूछी है? रिक्वायर्ड है जी, किधर के कौन तरीके, क्या पूछा? अगला चीज क्या पूछे? रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए और क्या चाहिए? ब्रेक इवन। तो अगली तलाश ब्रेक इवन सेल्स की, और ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला यूनिट्स तो सवाल में वैसी कहीं नहीं है। तो ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग टू डिवाइडेड बाय CS। तो CS पिछले साल वाली रहेगी कि चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों? टोटल फिक्स कॉस्ट CS, ब्रेक इवन सेल आएगी, इसको माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। और सवाल में कहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आ जाएगी। ये सवाल की प्लानिंग है। ये सवाल की प्लानिंग है। अब आते हैं वर्किंग टू, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहले दो पैराग्राफ की अंग्रेजी डन। पॉइंट नंबर 1 में एक तो नए प्लांट की कहानी है और काफी लंबी चौड़ी कहानी है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर सेल प्राइस वाली बात हो गई। पॉइंट 3 में मटेरियल का जिक्र है। पॉइंट नंबर 4 में डायरेक्ट वेजेस का जिक्र है। पॉइंट नंबर 5 ओवरहेड्स 4% बढ़ जाएंगे। किसे बढ़ जाएंगे? तो ये भी देखें, अक्सर सवालों में ऐसा हो रहा है कि पहले हमें फिर पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम 2017 को सॉल्व करके फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। स्प्रिंग 19 वाली पहली फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं। पिछले साल की पहला पैराग्राफ देखिए, पिछले साल की इंफॉर्मेशन है, कहीं से कोई पहली सॉल्व होकर फिक्स कॉस्ट निकल सकती? कैसे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी है, ब्रेक इवन की पहली भी है। तो पिछले साल की हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। पिछले साल की ब्रेक इवन सेल कितनी थी? कैसे? जो 89.6 मिलियन है, ये ब्रेक इवन का 80% था। ये हरी हरी क्या आ गई? ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल से टोटल फिक्स तक उल्टा कैसे चले? ब्रेक इवन सेल कैसे निकली होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS। टोटल फिक्स कॉस्ट जाननी है, तो पिछले साल CS क्या थी? 25%। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है 28। ये पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट थी। इस टोटल फिक्स कॉस्ट ने 4% महंगे हो जाना है अगर पॉइंट नंबर 1 में डेप्रिसिएशन की कहानी ना लिखी होती। और यहां से आपके FAR1 का टैलेंट शुरू हो गया। जी जनाब, पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट तो 28 थी, इसमें पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन भी शामिल होगी। तो अगले साल क्या फर्क पड़ेगा? अब हम 2018 सॉल्व करने लगे हैं, तो 18 की फिक्स कॉस्ट क्या फर्क पड़ेगा? एक तो पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन की जगह नए प्लांट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और जो अदर होंगे वो 4% महंगे हो जाएंगे। तो पहले हम अदर निकाल तो लें। पिछले साल पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी थी? FAR1 में जिंदगी का एक अरसा लगाया हुआ आपने डेप्रिसिएशन पे। पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन हाँ जी 1.58। यार FAR1 डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, हाय हाय,
प्लांट 15 साल पहले 27 मिलियन का खरीदा था और उसकी अब 3 साल बाकी लाइफ रहती है, यानी उसकी लाइफ कितनी थी? 18। आरवी कोई नहीं है, ये 2 मिलियन आरवी नहीं है। इस पुराने प्लांट का हमने अब करना का क्या सोचा है? इसको बेच के नया प्लांट लेंगे और वुड बी ट्रेडेड इन फॉर 2 मिलियन। ये उसका ट्रेड इन अलाउंस है, जो हम पुराने को देके नया लेंगे तो 2 मिलियन पुराने का ट्रेड इन अलाउंस है। तो ये आरवी नहीं होती है, तो पुराने की आरवी कुछ भी नहीं है। तो पुराने की डेप्रिसिएशन है कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ। कॉस्ट थी 27 मिलियन, लाइफ थी 18 साल। क्योंकि 15 साल पहले खरीदा था और 3 बाकी हैं, 1.5। तो अदर फिक्स कॉस्ट थी फिर 26.5। ये था 2017 का वाकया। अब हमने आना है 2018 पे। 2018 में फिक्स कॉस्ट क्या होंगी? एक तो ये आखिरी पॉइंट पढ़ लिया, अदर फिक्स कॉस्ट 26.5 इंटू 1.04, 27.56। और नए प्लांट की डेप्रिसिएशन होगी, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन। नया प्लांट कितने का खरीदेंगे? 30 मिलियन का। ये पॉइंट नंबर 1 के पहले पैराग्राफ में है, सेकेंड लाइन। द कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन एंड 10 साल। तो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन हो गई 3। यहां तक पहुंचे फिर और नई फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं। एग्जिस्टिंग के क्या करने के लिए? आप 1.5 पूछ रही हैं कि 3 पूछ रही हैं? 2 मिलियन कैसे? नहीं नहीं नहीं, उस 2 मिलियन का इस्तेमाल 1.5 में करना चाह रही है कि 3 में? कैसे? हम प्लांट की कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लाइफ कर रहे हैं, तो आरवी चाहिए थे ना। तो ये 2 मिलियन आरवी है? नहीं, 2 मिलियन है अभी 15 साल पुराना प्लांट। अगर हम नए के अगेंस्ट एक्सचेंज करेंगे तो 2 मिलियन ट्रेड इन अलाउंस है। आरवी तो होती है कि 18 साल की लाइफ खत्म होने के बाद क्या बचेगा, तो वो तो कुछ नहीं है। हाँ भाई, यहां तक चले। और कोई नई फिक्स कॉस्ट? हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, हमें नया प्लांट लेने के लिए उधार लेना पड़ेगा और उस उधार पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम उधार क्यों लेंगे? नया प्लांट खरीदना है इसलिए कि नए प्लांट के पैसे देने हैं इसलिए? नए प्लांट के पैसे देने हैं इसलिए। तो नए प्लांट के पैसे कितने देने हैं? नए प्लांट के पैसे कितने देने हैं? 28 मिलियन। ये 28 कहां से आ गया? ट्रेड इन अलाउंस। नया 30 का होगा, ट्रेड इन अलाउंस पुराने का 2 है, तो कैश पेड 28। तो हम 28 का लोन लेंगे इनटू उसका इंटरेस्ट 2.8। हाँ जी, और कोई पॉइंट नंबर 1 से फिक्स कॉस्ट निकलती हो? अच्छा चले पहले आगे दिखाते हैं। पॉइंट 2 में कोई नहीं है, 3 कोई नहीं है, 4 कोई नहीं है, 4 5 डन। चले पॉइंट नंबर 1 में और कोई फिक्स कॉस्ट नजर आ रही हो? हाँ जी, नहीं। चले मैं दिखाता हूं। पुराने प्लांट का 2018 में क्या करेंगे? बेच देंगे। कितने का बेचेंगे? 2 मिलियन का बेचेंगे। तो उस पुराने की बुक वैल्यू कितनी है? पुराने की बुक वैल्यू कितनी? तो इसका मतलब है कि लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं होगा पुराने पे? होगा ना। तो पुराने पे लॉस ऑन डिस्पोजल होगा।
अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा? कितने का बेचेंगे? 2 मिलियन का। पुराने की बुक वैल्यू कितनी होगी? कैसे? पुराने की जिंदगी में से 3 साल बच गए हुए हैं, 15 गुजर गए हैं, तो चाहे ऐसे कर लें कि 3 साल का एसेट रह गया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 27 मिलियन पे 15 साल गुजरने के बाद की बुक वैल्यू निकाल लें। तो इसकी बुक वैल्यू 4.5 मिलियन रहती है, इतने का बेचेंगे, तो लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा 2.5। इस पे एक एतराज आना चाहिए था, मैं उसका जवाब तैयार करके बैठा था, एतराज नहीं आया है। माइनस, ये क्या क्या माइनस है? हाँ जी, हाँ जी। फिक्स कॉस्ट में क्यों लिखा है? तो फिर वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ जी, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? तो बस फिर फिक्स कॉस्ट ही है भाई। सीवीपी का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, सेल में से हम या तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट तक पहुंच जाते हैं, तो या तो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल 2.5 मिलियन का वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो फिक्स कॉस्ट ही है फिर, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट नहीं। देखें, हमने सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करके प्रॉफिट तक पहुंचना होता है, यही कर रहे हैं इस चैप्टर में पिछले 7-8 दिन से। तो प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए सारे एक्सपेंसेस ही माइनस कर रहे हैं ना, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस नहीं है, तो ये है कि ये फिक्स कॉस्ट है, इसलिए फिक्स कॉस्ट में ही लिखेंगे। तो 2018 की फिक्स कॉस्ट बन गई 35.86। 35.86। और लास्ट चीज, नई सीएस रेशो निकालनी है। तो पिछले साल की फिगर्स में अगर प्राइस चेंजेस डालने या वॉल्यूम चेंज भी लाजमी डालें, डालना है तो डाल लेंगे, वॉल्यूम चेंज है हमारे पास, लेकिन वॉल्यूम चेंज के बगैर भी हम निकाल सकते हैं नई सीएस रेशो। अभी पिछले 2 सवालों में यही कर रहे थे, तो नई सीएस रेशो निकालते हैं। ये वर्किंग 1 मिटानी है, जगह चाहिए। नई सीएस रेशो निकालते हैं, और इस सवाल में हमारे पास वॉल्यूम चेंज है, बस वो बार बार लिखना था, तो इसलिए कह रहा हूं कि हम अगर वॉल्यूम चेंज इग्नोर कर दें तो कोई मसला नहीं। इग्नोर नहीं करनी तो कर लें, शामिल कर लें बेशक है। पिछले 2 सवालों से कर रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। नई सीएस रेशो निकालनी है, तो वॉल्यूम चेंज अगर इग्नोर करना है, नहीं करना है तो कोई मसला नहीं है। अगर हम वॉल्यूम चेंज इग्नोर कर दें, सिर्फ प्राइस चेंजेस डालनी है, तो सेल्स कितनी? 89.6 इंटू 0.98 जी, क्या जी? 0.81। अगर वॉल्यूम चेंज डालना है तो बिल्कुल डाल लें, उससे सिर्फ ये होगा कि मटेरियल लेबर में बार बार 1.457 लिखना पड़ेगा, तो डालना है तो डाल लें, नहीं तो इग्नोरिंग से भी नई सीएस निकल आएगी। ठीक है, पिछले साल की हमें वेरिएबल कॉस्ट पता हो तो उसमें चेंजेस डाल लेंगे, और बस वेरिएबल कॉस्ट लिख के उसी में चेंजेस डाल लें, या मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग करने पड़ेंगे? क्यों अलग अलग करने पड़ेंगे? क्योंकि सबके डिफरेंट चेंजेस हैं, तो हमें फिर पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट के टुकड़े निकालने पड़ेंगे। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, अब ये ना ब्रैकेट में काफी अच्छा रश लगना है इधर, ठीक है? बस आखिरी सवाल है, सीवीपी खत्म, कल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करूंगा। ये ब्रैकेट में काफी कुछ है। पहले तो पिछले साल की देखें, मटेरियल लेबर वेरिएबल कितनी थी, कैसे निकालें? 89.6 मिलियन का 75%, ये क्या हुआ?
जी ये क्या बनी? वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट को मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में तोड़ें। 45 35 20। यहां तक ठीक है? अब हमारे पास पिछले साल की टोटल मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। अब हमने इनमें प्राइस चेंजेस डालनी है। एक एक करके चलते हैं, मटेरियल से शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में हमने 17 के डेटा से वेरिएबल कॉस्ट के टुकड़े किए हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, नए प्लांट में पहले पैराग्राफ में तो इसकी कॉस्ट और लोन बताया था, वो तो कर लिया। दूसरा पैराग्राफ, द प्लांट वुड एलिमिनेट, यानी अब नहीं होगा क्या जो पहले मटेरियल वेस्टेज हुआ करती थी। पहले पुराने प्लांट में मटेरियल वेस्टेज होती थी, प्रोडक्शन के दौरान मटेरियल वेस्ट होता था, नए प्लांट में नहीं होगा। तो अब जब मटेरियल वेस्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट बड़ा करके बेचना शुरू कर दें, है जी। इनपुट रिवाइज हो जाएगा। तो पहले कितना लॉस होता था जी? तो इनटू 0.95 डिवाइडेड बाय, अब कितना होगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो डिवाइड बाय कुछ नहीं। करने का दिल है तो चलें कर लें 1। अब होगा ही नहीं, लॉस ही नहीं होगा। पॉइंट 1 दूसरा पैराग्राफ, पॉइंट 1 दूसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में हो गई बात, चौथा हो गया। पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3, मटेरियल हम चूंकि बल्क में खरीदेंगे तो उसकी वजह से हमें मटेरियल सस्ता मिलेगा। कितना सस्ता मिलेगा? 10% सस्ता मिलेगा, तो इनटू 0.9। और आगे मटेरियल, वैसे तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। पॉइंट नंबर 4 में मटेरियल का कुछ 0.5 नहीं, तो मटेरियल आ जाएगा नया 25.86। लेबर। फिर वापस पॉइंट नंबर 1, पहला पैराग्राफ ओके। दूसरा, न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट मटेरियल वेस्टेज जो कि अभी 5% है, एंड रिड्यूस डायरेक्ट लेबर आवर्स बाय 8% जी, इनटू 0.92। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट वेजेस 8% बढ़ जाएंगी, महंगाई हो जाएगी जी, 1.08। जब वेजेस बढ़ाएंगे तो वर्कर खुश हो जाएंगे और उनकी एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी जी, 0.9। ये 0.92 क्या है और ये क्या है? ये ना नया प्लांट होगा, उसमें जल्दी बन जाती होंगी चीजें, हो सकता है ऑटोमेटिक ज्यादा हो, नए प्लांट की वजह से लेबर कम लगेगी, ये वो था। और अब जितने लोग काम कर रहे होंगे उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे तो वो जल्दी काम करेंगे। लेबर 21.03। और वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में 0.1 2 3 4 5 क्या है? 4% महंगे हो जाएंगे, 13.98। अगर इसको इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज नहीं करना कोई बात नहीं, सेल्स हम यहां लिख देंगे वो 127, और इन तीनों में साथ फिर एक इंटू 1.45 इंटू 1.45 इंटू 1.45 भी लगाना पड़ेगा, तो 26.94 और CS बन गई 30.6768। लें जी, ये था CVP का बोर्ड पे आखिरी सवाल। 30.68 ब्रेक इवन सेल, 11 6.88 मार्जिन ऑफ सेफ्टी
डबल 1.07 और ये परसेंटेज में कितना बना? 6 लेन। ये था सीवीपी। ओ पे आ जाए सीवीपी। ठीक है, अल्लाह।